कुलम रो कुलम डाइकी सोपते जोहार इंग खड़िया उमिंग सोचते। चूंकि मैं खड़िया नहीं जानता हूं, मैं सोचता हूं कि किसी और भाषा में बोलना चाहिए मुझे। वैसे आज तक मैं 13 भाषा जानता हूं और खड़िया सीख रहा हूं। वो 14 भाषा होगी। मुंडारी भी सीख रहा हूं, वो मेरी 15वीं भाषा होगी। क्या कहते हैं आप लोग, मैं किस भाषा में बातें करूं? सादरी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, किस में? हिंदी में। महाडकलो के सभी आदरणीय पदाधिकारी लोग और मेरे प्रिय बेटे बेटियों, मुझे आज आप लोगों के बीच आकर बेहद खुशी हो रही है। ये पहला मौका है कि मैं अपने खड़िया भाई बहनों के बीच में आया हूं और उनसे कुछ बातें करने के लिए। मुझे कहा गया है कि मैं CNT एक्ट और खड़िया लोगों के कस्टमरी लॉ के बारे बताऊं। मैं इन दोनों ही चीजों में बोलने के लिए बिल्कुल अयोग्य हूं। मेरा ज्ञान बहुत ही सीमित है, लेकिन मैं केवल यहां पर यह बताने के लिए आया हूं कि जितना हमारा ज्ञान सीमित है, चूंकि हमारा ज्ञान सीमित है, हमारे बड़े बुजुर्गों का ज्ञान सीमित है इन दोनों ही चीजों से, इसलिए हमारे खड़िया समाज की दुर्गति हो रही है। अगर हमको अपने खड़िया समाज को बचाना है और दूसरे आदिवासी समाज को भी बचाना है, तो हमें अपने कस्टमरी लॉ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान लिखा जाने लगा, तो बहुतों ने कहा कि यहां पूरे देश में वही कानून चलेगा जो कानून यहाँ के अधिकांश लोग मानते हैं, अर्थात हिंदू भाई लोग। तो हिंदू भाइयों का जो कानून है वही कानून सबके लिए लागू होगा। लेकिन हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच समझ कर कहा कि हमारा यह देश बहुत विशाल है, हमारे इस देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग रहते हैं। इसलिए किसी एक समुदाय का कानून नहीं चलना चाहिए। और विशेषकर हमारे आदिवासी लोगों के बारे में उन्होंने बहुत सोचा। हम पूरे देश में केवल 7% अब भी हैं और तब भी थे। अगर और हम आदिवासियों का सभी समुदाय में, चाहे उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल हो, जो भी हो, सबका अपना अपना जीने का तौर तरीका है। और जो जीने का तौर तरीका है उसी को हम कस्टम कहते हैं या परंपरा कहते हैं। हमारा ये कानून कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमारे पुरखे जो बताते चले आ रहे हैं, केवल उसी को सुन करके हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए अगर हिंदू समुदाय के नियम और कानून के तहत हम लोगों का भी जीवन चलता, तो हम आज यहां पर नहीं होते। लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। चाहे समुदाय जितना छोटा से छोटा क्यों ना हो, हम उनके जीने के तौर तरीके, उनकी परंपराओं का आदर करते हैं। और इसीलिए हम लोगों के लिए कस्टमरी लॉ है जो हमारी परंपराओं पर आधारित है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे कस्टमरी लॉ को लिखने की कोशिश ही नहीं की गई। इसलिए लोग तरह तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, जिसको जैसा लगता है। और कानून बनाने वालों में हमारी संख्या बिल्कुल नहीं है।
कानून की जांच करने वालों में, उसकी परीक्षा करने वालों में, अर्थात न्यायालयों में हमारे लोगों की कमी है, वकीलों की कमी है जो हमारे कानूनों को जानते हों और बोल सकते हों। फल ये हो रहा है कि हमारा समाज बिल्कुल टूटता हुआ चला जा रहा है। हमारे जीवन के तौर तरीकों को बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े भी इस काबिल नहीं हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस काबिल नहीं है कि वे अपने बच्चों को बता सकें। इसलिए मेरे प्रिय बेटे बेटियों, मेरी आंखों में आंसू है। ये तुम लोगों को बचाना होगा, हम लोग नहीं बचा पाए। नियम कानून के तहत ही हमारी जिंदगी चलती है। भूमि, जमीन हमारे जीवन का आधार है। इस जमीन को हमने किसी से खरीदा नहीं है। आज से 2006 साल पहले 100 साल पहले जब खड़िया लोग यहां पर आए, उस समय उरांव लोग नहीं आए थे यहां। जब खड़िया लोग यहां पर आए उस समय यह बिल्कुल जंगल था। 2600 साल पहले हमारे खड़िया भाई लोग यहां पर आए। उस समय यह पूरा का पूरा क्षेत्र जंगल था। जंगली जानवरों के सिवा यहां कोई नहीं रहता था। और उस समय हमारे पुरखों ने यहां आकर के यहाँ के खेतों को बनाया, जंगल को साफ किया, उसे खेती योग्य बनाया और अपना गुजर बसर करने लगे। इस जमीन को हमारे पुरखों ने यहाँ के खूंखार जंगली जानवरों से लड़ते हुए, अपना खून पसीना बहाते हुए, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन सब से लड़ते हुए इस जमीन को खूंखार जंगली जानवरों के पंजों और जबड़ों से खींच करके निकाल करके हमको दिया, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी गुजर बसर कर सके, अपना जीवन चला सके। ये जमीन हमारे पुरखों ने हमारे लिए हासिल की है। हमने इसको नहीं खरीदा है, हमने इसको नहीं अर्जाया है, हमने इसे नहीं बनाया है। ये हमारे पुरखों की देन है। लेकिन 2600 साल से आबाद करते हुए हमारे पुरखे यहां जीते रहे। हम लोगों का कोई राजा नहीं था, हम किसी की प्रजा नहीं थे। हमारे गांव में हमारा अपना नियम कानून चलता था। हम किसी को मालगुजारी नहीं देते थे। अपने समाज को कैसे चलाना है हम सब कोई मिल बैठ करके निर्णय करते थे। अगर कोई तकलीफ हो जाती थी, कोई कठिनाई आ जाती थी, कोई समस्या आ जाता था, तो उसका समाधान सब कोई मिल करके करते थे। बड़े छोटे सभी कोई, अंधा लंगड़ा काना कुतरे सबको बोलने का अधिकार था। और जब सब कोई एक साथ निर्णय करते थे तो उसी निर्णय के अनुसार समाज का जीवन चलता था। हम बिल्कुल स्वतंत्र थे। यहाँ के जंगल और यहाँ के खेत, यहाँ के नदी नाले पहाड़ सब कुछ हमारा था। इतिहास में किसी का ध्यान हमारे इस जंगली प्रदेश में नहीं पड़ा। मौर्य साम्राज्य के समय भी हम मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। गुप्त साम्राज्य के समय भी हम उनके अधीन नहीं थे। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े राजा थे, उनका भी हम पर शासन नहीं चलता था। नागवंशी राजा जो थे, कहा जाता है कि वो आदिवासियों के राजा थे, लेकिन वो राजा थे नाम के। उनको किसी तरह का कोई कर नहीं दिया जाता था। राजा है, किसी को बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम केवल मुंजरा करते थे, सलाम करते थे। अगर वो कुछ कहता था दान में हम कुछ दे देते थे, उससे उसका चलता था। लेकिन 1622 ईस्वी में
यहाँ के राजा, नागवंशी राजा पर मुगल शासकों ने कहा कि तुमको कर देना होगा, दिल्ली सरकार को नहीं दिया। फल यह हुआ कि उसको कैद करके ले जाया गया और ग्वालियर के किला में उसको रखा गया 1622 ईस्वी में, और वो वहां पर लगभग 10 साल रहे। और जब वहां रहे ग्वालियर के किला में, तो उन्होंने देखा कि अरे मैं भी राजा हूं और ये लोग भी राजा हैं, इनका तो शानो शौकत बहुत ज्यादा है। जब बैठता है तो चंवर डुलाने के लिए कोई रहता है, अपने से चप्पल भी नहीं पहनता है, जूता भी नहीं पहनता है। हजारों लोग उसकी देखभाल करने के लिए हैं, उसके पास सेना नायक है, सैनिक लोग हैं, राजदरबारी लोग हैं, पुजारी लोग हैं। ऐसा ही ना राजा को होना चाहिए। जब देख करके सन 1632 ईस्वी में वापस आया, उसको भी छोड़ इसलिए दिया गया कि राजा को हीरा पहचानने की बहुत अच्छी कला थी। कौन हीरा असली है, कौन हीरा नकली है, उसको बहुत अच्छी तरह से जानता था। और कोई हीरा बेचने वाला आया गलत हीरा को ला करके, तो इसने कहा कि ये हीरा सही नहीं है, और तब उस हीरा वाले को कैद कर लिया गया और राजा को छोड़ दिया गया। ये आया वापस रातू महाराजा, नागवंशी राजा, और तब जो कुछ उसने ग्वालियर के किले में देखा था उसको कॉपी करने लगा। लेकिन वो तो आदिवासियों का राजा था। यहाँ के जो मुंडा लोग थे, यहाँ के जो खड़िया लोग थे, यहाँ के जो उरांव लोग थे, उनका राजा था। और ये मुंडा उरांव खड़िया लोग किसी को कर नहीं देते थे। अपने बाप दादों के द्वारा साफ किए हुए जंगल पर खेती बाड़ी करते थे, उससे गुजर बसर करते थे। और अगर बहुत कोई पर्व त्योहार हुआ, खुश हो गया, तो राजा को जाकर के कुछ दे दिया। ना तो वो मांगता था, ना ये देते थे, खुशी के समय में राजा के लिए। अब ये राजा बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब देना होगा, अब देना होगा। और तब पहली बार टैक्स या कर लागू हुआ और हमारे पूर्वज लोग राजा को देने लगे। अब राजा की सेवा के लिए तरह तरह के लोग आए। कोई मंत्री बन के आया, तो कोई संतरी बन करके आया, कोई भिस्ती माने पानी खाना बनाने वाला या पानी ढोने वाला, वो बन के आया, तो कोई बावर्ची बन करके आया, कोई पुजारी बन करके आया, तो कोई सिपाही बन करके आया। सब बाहर से, छोटनागपुर झारखंड के बाहर से ये लोग आए और उनकी सेवा करने लगे। जब सेवा करने लगे तो सेवा के बदले तो चाहिए, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तनख्वाह चाहिए कि नहीं। लेकिन तनख्वाह देने के लिए तो रातू महाराजा के पास एक लाल बुतरू भी नहीं था, कहां से देता। तब बोला कि जा तो के मैं ऊ गांव के दे देता हूं, ऊ गांव के दे देता हूं। किसी को 20 गांव दिया तो किसी को 200 गांव, किसी को 2 गांव दिया तो किसी को 20 गांव। सबको जितने बाहर से लोग आए थे उनकी सेवा के लिए, सेवा के बदले में सबको गांव दे दिया कि उस गांव में तुम्हारा शासन रहेगा। और ये लोग जो बाहर से आए थे, ये लोग हमारे पुरखों से लेने लगे, कर लेने लगे। और जो मझियस खेत था, अच्छा खेत था, उसको अपने नाम से कर लिया, उसमें अपने लोग खेती बाड़ी करने लगे। और बाहर का ये खेत हमारे पूर्वजों के लिए रह गया। हमारे पूर्वज लोग सोचने लगे कि क्या हो रहा है भाई, ये जमीन के तो हमार पुरखा मन हमन दे हैं, हमार पुरखा मन बना है के। लेकिन राजा कह रहे, हमारे आदिवासी भाई लोग चुपचाप। और इसी बीच में 1793 ईस्वी में, तब तक मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था और अंग्रेज लोग आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आ गई थी और उसको मालगुजारी वसूलना बहुत कठिन हो रहा था। मुश्किल से पूरे देश में 10,000 से ज्यादा अंग्रेज लोग कभी नहीं रहे और ये देश 40 करोड़ लोगों का था। कितना किससे मालगुजारी उठाते, इसलिए उनको कहा कि नहीं, हम जमींदार लोग, जिसको रातू महाराजा जमींदार बनाया था, जमीन दे दिया था,
गांव दे दिया था, परगना दे दिया था, बीरू का राजा वही रातू राजा का दिया हुआ। उनको बोला कि नहीं, ये जितने भी लोग हैं उनको हम मालिक बना देते हैं, जमींदार जमीन का मालिक होगा। और उसके बाद 1793 में परमानेंट सेटलमेंट कानून बना दिया गया और जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और हम लोग बेघर के हो गए। हमारी जमीन हमारे हाथों से जाती रही। हमारे पुरखे लोग तुम लोगों की तरह एमए और मेरी तरह बीए पढ़े हुए नहीं थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके पास प्रज्ञा थी, समझ थी, सोच था। वो लोग सोचने लगे क्या किया जाए। कचहरी दरबार, कचहरी जाते थे तो जज भी उन्हीं का, वकील भी उन्हीं का, तो कौन हमारे बारे बोलेगा। बोलता था कि जमीन के तुम मालिक हो, उसका कागज दिखाओ। और हमारे पुरखा लोग कागज का देखे ही नहीं थे, तो कागज कहां से दिखाते। जाते थे कलकत्ता केस लड़ने के लिए, और हमारी जमीन है, अपनी जमीन पर हम अपने पुरखों को गाड़ते हैं, और दिखाने के लिए इतने दूर से पत्थर को ढो करके कलकत्ता जाते थे। ये हमारी मिल्कियत का सबूत है। और उसी समय पूरा का पूरा ये आदिवासी क्षेत्र गैर आदिवासियों के अंदर में आ गया। यहाँ के साहूकार लोग, बनिया लोग, जो लोग को राजा सामान दिया था, तो राजा को सामान दिया था, उसके बदले गांव मिल गया, ये लोग मालिक बन गए। आजकल जब मैं बोलता हूं कि हमारे आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, उसको बचाना होगा, यही सिमडेगा में वकालत करने वाले बनिया लोग, तेली लोग मुझसे कहते हैं ये क्या आप बोल रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों को तो हमने जमीन दिया है, हम जमींदार थे, और आप कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन को हमने छीना है। मैंने कहा आइए मैं आपको बताता हूं, इसी से बदला लेने के लिए मैंने ये किताब लिखी। ये गत साल ये किताब लिखी गई है। झारखंड के प्रमुख आदिवासी समुदाय, इसमें हम खड़िया, उरांव, मुंडा, हो और संथाल लोगों के बारे है, इनका इतिहास क्या है उसमें लिखा गया है। मैंने कहा कि 1622 ईस्वी में अगर रातू महाराजा ग्वालियर के कैद में नहीं जाता तो आप यहां नहीं होते। चूंकि मुगलों ने उसको कैद किया, राजा महाराजाओं का जीने का तौर तरीका उसने देखा और आकर के तुम्हारी सेवाओं के चलते तुम्हें गांव दिया, परगना दिया, हमारी जमीन का तुमको मालिक बना दिया अंग्रेजों ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बना करके। आप हमसे क्या बहस करेंगे। और इसलिए आजकल मुझसे लोग बहुत नाराज हैं, हिंदू लोग, खासकर जमींदार लोग। जहां जमींदार लोग थे, राजा लोग थे, सबको मुझसे नाराज है कि ये सही बात को बता रहा है। मेरे बेटे बेटियों, ये लड़ाई मैं बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ सकता हूं। इस लड़ाई को मेरे बदले तुम लोगों को लड़ना होगा। मैं महाडोकलो के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने बेटे बेटियों को उनके अपने अधिकारों के बारे बता सकूं। हर हालत में तुम लोगों को अपनी जमीन को बचाना होगा। और तब जब इस तरह की बात चल रही थी कि आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही थी, सबसे ज्यादा जमीन उसी समय आदिवासियों की लूटी गई। ये पूरा का पूरा क्षेत्र केवल आदिवासियों का था, लेकिन हम जमींदारों के अधीन हो गए। हमारी जमीन, हमारी मिल्कियत चली गई। और तब हम आदिवासी लोग करते क्या? कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे पुरखों ने कहा कि नहीं, हमको अपनी जमीन को बचाना होगा। और उसी जमीन को बचाने के लिए 1778 से 84 से लेकर के जब तक अंग्रेज लोग यहां रहे, अंग्रेजों ने विद्रोह किया। एक के बाद एक विद्रोह होने लगा। बहुत, सबसे पहले तिलका माझी ने संथाल परगना में लड़ाई की, उसके बाद हुल 1855 में
संथालों का हुल हुआ। उसी साल 55 और 56 में हमारे खड़िया नेता तेलंगा खड़िया जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई छेड़ दी गुमला के क्षेत्र में, और उनको पकड़ करके लोग कलकत्ता के जेल में भेज दिए। और भारत का इतिहास लिखने वाले हिंदू लोग कहते हैं कि 1857 का सिपाही विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। ये हिंदुओं का कहना है। उसके 200 साल पहले तक 200 साल पहले यहाँ के आदिवासी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, लेकिन कोई इतिहासकार नहीं लिखा आदिवासियों के बारे में। सब गलत इतिहास हम लोग को पढ़ाते रहे। बुद्धू भगत के बारे किसी ने नहीं लिखा। कोल विद्रोह जो 1820 से लेकर के 1832 तक चलता रहा, किसी ने नहीं लिखा। तेलंगा खड़िया के बारे में सिपाही विद्रोह के 2 साल पहले वो लड़ाई लड़े, किसी ने नहीं लिखा। सीधू और कान्हू सिपाही विद्रोह के 2 साल पहले संथाल परगना में अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई किया, किसी ने नहीं लिखा। और हमारे बिरसा मुंडा, इन्होंने जो लड़ाई की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, किसी ने नहीं कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और सिपाही विद्रोह को उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। सिपाही विद्रोह में कौन लड़ा? वही लोग लड़े जिनको अपने सिंहासन की रक्षा करनी थी, अपनी जमींदारी को बचाना था। और हमारे ये आदिवासी नेताओं के पास किसी के पास सिंहासन नहीं था, राज्य नहीं था, जमींदारी नहीं थी। ये सही मायने में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन किसी भी इतिहासकार ने हमारे इन नेताओं को, ये जितने भी हमारे शहीद हुए, उनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना, क्योंकि वो आदिवासी थे। और इसी का बदला लेने के लिए, सही बात को सामने रखने के लिए, मैंने गत साल एक और दूसरी किताब लिखी, और इस किताब का नाम है झारखंड के आदिवासी महानायक। इसमें हमारे उन पुरखों के बारे लिखा गया है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी, लेकिन जिसे भारत के इतिहासकारों ने नहीं माना। इतिहास को गलत तरीके से हम लोग को बताने की कोशिश की गई। और चूंकि बार बार यहाँ के लोग बार बार कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, तेलंगा खड़िया का विद्रोह, हो विद्रोह, ये सारा विद्रोह हो रहा था, तब अंग्रेजों की आंख खुली। लोग सोचने लगे कि क्या हो रहा है इन आदिवासियों के बीच, हम तो बहुत न्यायप्रिय लोग हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने दिया, लेकिन ये लोग विद्रोह क्यों कर रहे हैं? अंग्रेज लोग आदिवासियों को समझ ही नहीं सके। और तब एक मिशनरी का सहायता लिया गया, एक मिशनरी की सहायता ली गई, फादर हॉफमैन, कि आप आदिवासी लोग के बीच में आप काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी बिता दी आपने उनके बीच में, क्या कारण है कि लोग बार बार विद्रोह करते हैं? हम अंग्रेज लोग तो उनको नहीं सता रहे हैं। तब फादर हॉफमैन ने कहा कि आदिवासियों को समझना होगा, आप आदिवासियों को नहीं समझ रहे हैं। और अंग्रेजों को समझाने के लिए फादर हॉफमैन ने एक बड़ी किताब लिखी, लगभग 20,000 पेज की किताब, इतनी मोटी किताब। उस किताब का नाम है एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इसकी एक प्रति, मैंने एक वॉल्यूम में लाया हूं, केवल एक वॉल्यूम। पूरी सारी किताबों को लाई जाए तो इतनी बड़ी होगी, मेरी गाड़ी में नहीं अटेगी। और उसी किताब के पेज 2333, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के पेज 2333 से लेकर के 2350 पेज तक खड़िया भाइयों के बारे लिखा गया है, उनके कस्टमरी लॉ के बारे लिखा गया। और किसने लिखा है उसको? किसने लिखा है? फादर हॉफमैन ने नहीं लिखा, फादर हॉफमैन की किताब में है, लेकिन उसको लिखा है बीरो के महान प्रेरित फादर कार्डोन ने लिखा है। इसलिए फादर कार्डन को छोड़ करके किसी ने भी आदिवासियों खड़िया समुदाय के कस्टमरी लॉ को लिखने की कोशिश नहीं की।
धीरे धीरे अब हमारे कुछ खड़िया भाई लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग लिख रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक अगर न्यायपालिका किसी एक व्यक्ति के लिखे हुए कानून को मानती है तो वो है फादर होपमन का लिखा हुआ एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, जिसके पेज 2333 से लेकर के पेज 2350 तक खड़िया भाइयों के बारे में फादर कार्डो ने लिखा है। और उसी के बारे तुम लोगों को जानना होगा। दुर्भाग्य यह है कि यह अंग्रेजी में लिखी हुई है, और अंग्रेजी से तो तुम लोगों को दुश्मनी है कि नहीं? अंग्रेजी से दुश्मनी है कि नहीं? जोर जोर से बोलो, है कि नहीं? नहीं है, दोस्ती है। अंग्रेजी से बोलूं? अगर दोस्ती होती तो शुरू में मैंने पूछा था कि कौन सी भाषा बोलूं, तो तुम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोले? अंग्रेजी में बोलने के लिए क्यों नहीं कहा? जबकि मेरी अंग्रेजी मेरी हिंदी से कम 100 गुना ज्यादा अच्छी है। हिंदी बोलने कभी कभी मुझे कठिनाई होती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने में नहीं। यह किताब अंग्रेजी में है, पढ़ना होगा। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के पेज नंबर 2333 से लेकर के पेज नंबर 2350। कितना पेज हुआ? कितना पेज हुआ? गणित से भी दुश्मनी है लगता है। कितना पेज हुआ? 50 में 33 घटाने से कितना होता है? 17 पेज। यही 17 पेज खड़िया लोगों का बाइबल है। उसको पढ़ो, उसको जानो। केवल 17 पेज। हाँ, अक्षर बहुत छोटे छोटे हैं, बिना चश्मा पहने पढ़ा नहीं जा सकता है। और अंग्रेजी भी थोड़ी विचित्र है। च को सी लिखा गया है। छाई भीतराय, खड़िया लोगों में छाई भीतराय का है कि नहीं? छाई भीतराय के लिखा है CHAIN, चाई। क्या कि च को सी को च लिखते पढ़ते थे उस समय, और CH को छ। तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत तो है, होगी। अच्छे अंग्रेजी जानने वालों को भी इस किताब को पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। करार करते हो पढ़ोगे तुम लोग? पढ़ोगे? मेरी विनती है कि तुम में से कोई इसका हिंदी में अनुवाद करो मेरे जिंदा रहते, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। है कोई माई का लाल? है कोई मेरा बेटा या बेटी जिस काम के लिए तैयार है? हाथ उठाए। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे जिले में एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका केवल मेरे पास है। 17 वॉल्यूम, 17, इतनी मोटी किताब। मैं इस किताब को किसी को देता नहीं हूं। मेरी लाइब्रेरी में बहुत किताबें हैं, करीब 3000-4000 किताबें हैं। नियम यह है कि मेरी लाइब्रेरी से कोई किताब नहीं ले सकता है। जिसको पढ़ना है आकर के वहीं पढ़े, क्योंकि लगभग 1000 किताबें देने में मैंने खो दी हैं, और यही किताबें मेरी जिंदगी की कमाई है। इसलिए जो कोई भी करना चाहता है मेरी लाइब्रेरी में आवे, पढ़े। मैं गाइड भी करूंगा, लेकिन ये 17 पेज को अनुवाद करना बहुत जरूरी है, ताकि खड़िया समुदाय जिंदा रहे। और तब फादर होपमन ने बताया कि आदिवासी लोगों का जीवन क्या है इस किताब को लिख करके। तब और उन्होंने ये भी बताया कि आपके कानून के चलते गैर आदिवासी लोग आदिवासियों के जमीन को छीन रहे हैं, और इसीलिए आदिवासी लोग बार बार विद्रोह कर रहे हैं। आप इस विद्रोह को नहीं दबा सकते जब तक कि आप उनके जमीन की सुरक्षा नहीं देंगे। और फिर से फादर होपमन को कहा गया, फादर बताइए ना, कोई ऐसा कानून हम बनाना चाहते हैं जिससे आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रहे। और तब फादर होपमन की अगुवाई में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बना, और 1908 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने उसे पारित किया। ये कानून भी फादर होपमन के द्वारा लिखा हुआ है।
और इस छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में, जिसको छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है हिंदी में, आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित रखा गया। और जब तक अंग्रेज लोग थे जमीन सुरक्षित थी, क्योंकि इस कानून, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के कानून की आत्मा जो है वो ये है कि इस कानून को कोई बदल नहीं सकता। इस कानून को कोई बदल नहीं सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक ये धरती है। लेकिन भारत के आजाद होते ही सबसे पहले हमारे गैर आदिवासी भाइयों ने इस कानून की आत्मा को ही मार दिया। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की आत्मा की ही हत्या कर दी गई। और जो इस अधिनियम में बदलाव लाया गया उसमें कह दिया गया कि नहीं, इस कानून को बदला जा सकता है। और आज भारत की आजादी से लेकर के आज तक इस कानून को कई बार बदला गया ताकि गैर आदिवासी लोग हमारे जमीन को छीनते चले जाएं। तरह तरह से बदला गया। अब तो इस कानून को पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि वही कानून है जो सन 1908 ईस्वी में पास हुआ था। जब मैं ओरिजिनल कानून को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि क्या कितना सुंदर, एक बहुत बड़ा बहुमूल्य अमूल्य भेंट हम लोगों को दिया गया था हमारे आदिवासियों को। और आज के कानून को, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट आज है ही नहीं, पूरी तरह से बदल दिया गया है। सब हमारी जमीन को लूट रहे हैं। जब हल्ला गुल्ला लोग करने लगते हैं, आदिवासी लोग आजकल थोड़ा सा बोलने लगे हैं, पहले तो बोलते नहीं थे। सन 1961 ईस्वी में एक बहुत सुंदर किताब निकली थी, बहुत सुंदर किताब। उस किताब का नाम था दे हैव नॉट स्पोकन येट। दे हैव नॉट स्पोकन येट। कहने का मतलब उन्होंने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। जिस दिन आदिवासी लोग, हमारे बारे लिखा हुआ था आदिवासियों के बारे में, और जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, अपने आदिवासी भाई बहनों के बारे जानने की कोशिश कर रहा था, तब वो किताब मेरे हाथ में पड़ी। दे हैव नॉट स्पोकन येट, फादर डेमोल्डर की लिखी हुई किताब है। मुझे लगा कब तक आदिवासी लोग चुप रहेंगे, उनको बोलना होगा। और अब जब थोड़ा थोड़ा हम बोलना शुरू किए हैं तब लोगों में खलबली होने लगी है। जैसा मैंने बताया, सिमडेगा कोर्ट में वकालत करने वाले वकील लोग, खलबली होने लगी है। तब लोगों ने कहा कि नहीं, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को नहीं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। अभी भी बहस हो रहा है, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। अधिकांश लोग मांग कर रहे हैं कि बदलना चाहिए। मेरा कहना है बहुत हुआ। तुम लोगों ने हमारी मां छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के साथ बहुत अन्याय किया है। उसको मार मार करके बिल्कुल ही पहचानने के योग्य बना दिया है, नहीं पहचानने लायक बना दिया है। तुमने छेड़छाड़ नहीं की है छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के साथ, उन्होंने बलात्कार किया है। और इसलिए मैंने कहा कि नहीं, किसी भी हालत में हम छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को और बदलने नहीं देंगे। कम से कम अक्षर में उसकी जो भावना है, अगर उसकी भावना मांग करती है कैसा होना चाहिए तो हम होने देंगे, लेकिन उसके साथ और बदलाव नहीं। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, तुम लोगों को लड़ना होगा। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को समझना होगा। मेरे पास ना तो इतना समय है, मेरे पास ना तो इतनी ताकत है कि मैं तुम लोगों को आकर के क्लास दूं, तुमको आकर के पढ़ाऊं। मेरी तुम लोगों से विनती है, एक बुजुर्ग होकर के मैं तुम लोग से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, पढ़ो, ज्ञान हासिल करो। जब तक ज्ञानी नहीं बनोगे
जब तक तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने समाज की और अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। और जब छेड़छाड़ होने लगा, छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट को लोग अपनी मर्जी के अनुसार बदलने लगे, आदिवासी लोग कुछ लोग हल्ला करने लगे, तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट को कुछ इस तरह से उसका फायदा उठाया जाए कि आदिवासियों को पता ही ना चले। उन्होंने एक और हथकंडा अपनाया, और वो हथकंडा था कि गैर आदिवासी लोग हमारी जमीन को छीनने के लिए हमारी बेटियों, हमारी बहनों को हमसे चुराने लगे। हमारी बेटियों और हमारी बहनों को फंसाने लगे, उनसे गैर कानूनी तरीके से रीति विधि के बिल्कुल विरुद्ध, जिसको हम लोग ढुकू कहते हैं, रखने लगे। प्यार नहीं था, केवल हमारी जमीन को छीनने के मकसद से वो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बहका करके अपने पास रखने लगे। और विवाह कर लेने के बाद इनके नाम पर जमीन खरीदने लगे, क्योंकि छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट में कोई भी आदिवासी जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। अगर खरीद सकता है तो एक आदिवासी ही खरीदेगा, वो भी डीसी के परमिशन से। जब तक डीसी परमिशन नहीं देगा, कोई आदिवासी भी दूसरे आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता है। गैर आदिवासी तो खरीद ही नहीं सकता किसी भी हालत में, उसको परमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए भी उन्होंने एक उपाय किया, बहुत एक कोर्ट, विशेष कोर्ट बनाया। लोग रातों रात घर बना देते थे, उसके बाद कहते थे कि हम तो पिछले 30 साल से इस घर में रहे, रात में बना दिया। और दूसरा ने कहा कि हम 30 साल से रह रहे हैं, इसलिए हमारा घर को ना उजाड़ा जाए, इसके बदले में हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं जमीन मालिक को। बेवकूफ बनाते चले गए हम लोगों को, और अभी भी ऐसा हो रहा है। हमने मांग की है कि इस कोर्ट को यथाशीघ्र बंद किया जाए किसी भी हालत में, और जितनी भी जमीन गई है गैर आदिवासियों के हाथों, उस जमीन को वापस की जाए। तब लोगों ने सोचा कि इसे तो नी बनी बने ना, क्या करना होगा, बेटी बहन हर मन के फंसावा, और तो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को लोग फंसाने लगे। फंसा करके विवाह किया, और दूसरे दिन उसके नाम से जमीन खरीदने लगा। आज आप लोगों के बीच मैं आया हूं कस्टमरी लॉ के बारे बताने के लिए। बताऊंगा नहीं, लेकिन किस तरह से हमारी कस्टमरी लॉ को नहीं जानने के चलते हम लोगों का नुकसान हो रहा है, उसको तुम लोगों को जानना जरूरी है। मैं कोई वकील नहीं हूं कि मैं लॉ के बारे बताऊं। जो चीज मैं नहीं जानता हूं पूरी तरह से, मैं कभी नहीं बोलता हूं, कभी नहीं लिखता हूं। जो कुछ भी लिखता हूं, आज तक 12 किताबें मैंने लिख दी है, एक शब्द भी उसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रमाण है मेरे पास। बिना प्रमाण के कोई भी चीज ना तो मैं बोलता हूं, ना तो लिखता हूं। और जिस योग्य मैं नहीं हूं, उसके बारे में बोलने से मना करता हूं कि नहीं, मैं इस पर नहीं बोलूंगा जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे खड़िया भाई लोग, नेता लोग, सोहर लोग मेरे पास आए थे कि दादा ऐसा हो रहा है, क्या करेंगे। हमने कहा करो, मुँह तो नहीं जानो, का उपाय है दादा बताओ। मुँह तो नहीं जानो रे, का करब से के ऐसा होत थे। समय मांग देवा तोहरे मुँह के, 1-2 हफ्ता पढ़बू खोजबू, कोनो उपाय भेटे होल बताऊं। और तब मैंने खड़िया कस्टमरी लॉ के बारे पढ़ना शुरू किया, और उनको बताया कि देखिए ये नियम कानून है जो हमारे पुरखा लोग बनाए। हमारे पुरखा मन इससे नियम बना है, लिखल ना खे। हमार पुरखा मन तो लिखे पढ़े के नहीं जानत रहे, लेकिन दोसर मन लिख दे हैं हमार लिए, उके जानो और उकर अनुसार हमरे के काम करो, और हमें अपन जमीन के जायदाद के बचा के पारो। ये बात मैंने उनसे कही। उसी दिन लोगों ने कहा कि हमार बेटा बेटी मन, छोड़ा छोड़ी मन आवत हैं, आए करके कट्टिकन बताए देते हो, बड़ा बेस होता। मैं कहा लो कि क्या करनी है, बेटा बेटी मन के बता के तो सब बेरा मैं तैयार हूँ।
और इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तो उसमें कहता है, कानून कहता है, और जितना भी दुनिया में कानून बना है मूसा के समय से, क्रिस्तान लोग यहाँ पर हैं ना, क्रिस्तान लोग यहाँ पर हैं कि नहीं है? हाँ, तो मूसा के समय से जो कानून बना है, सब कानून का एक ही कारण है, विवाह। विवाह को लेकर के ही कानून, सब कानून बना है। क्रिस्तान मनु 10 आज्ञा मूसा दे रह सके पढ़ा नहीं, काय ठुक कानून बियाह शादी के बारे में है? ऊपरे के 3 ठुके छोड़ के बाकी तो माए बाप, भाई बहन, जनी छुआ इकरे बारे नहीं रहे, कोनो दूसरा के बारे है, फादर उनका तर पढ़े। यही सिर्फ चीज है, विवाह मुख्य कारण है, क्योंकि विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना है। किसी के जीवन में भी जन्म भी है, मरण भी है, लेकिन जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मरण पर हमारा कोई अधिकार नहीं। अधिकार अगर है तो केवल एक घटना पर है, और वो घटना क्या है? विवाह। विवाह हमको अपनी मर्जी से करनी है। अब तुम लोग क्या करोगे मैं नहीं जानता हूं, मैं तो अपनी मर्जी से किया, ठीक है, मैं तो अपनी मर्जी से किया। जिन लोगों ने मेरी जीवनी पढ़ी है वो बढ़िया से जानते हैं कि मैंने कैसे अपनी मर्जी से शादी की। तो खैर, हाँ, दोसर जाइत से नहीं कर लो, दोसर धर्म वाला से नहीं कर लो, हैं, दोसर थाना से नहीं कर लो, दोसर गांव से, मोरे गांव से, ठीक है, बढ़िया से ठोक बजाए के से करते हैं। आज तक कहियो नहीं छोड़ल मोके, आज छोड़ है वो नाती हरा है कैल से करते हैं, नहीं तो आए रहता। तो से करते हैं सोच बुझ के शादी विवाह करे का है। और हमर जे खड़िया मन के जे कस्टमरी लॉ है, जे विवाह शादी के बारे कहे, वो बड़ा साफ साफ कहे कि अगर कोनो छोड़ी या कोनो छोड़ा, खड़िया छोड़ा या खड़िया छोड़ी, एक दूसरे से का कहेंगे, का हो गेला बतावा ना, फंस गेला। दुयो जन खड़िया है का, दुयो खड़िया है का, छोड़ा हूं और छोड़ी हूं, तो का हो? कानून कहे कि कटी कटी सजा दे करके दियो के स्वीकार कर ले कहे। मरामती बियाह है कैथोलिक कलीसिया में, ओ है खड़िया कस्टमरी लॉ कहे। लेकिन छोड़ा या छोड़ी खड़िया दियो जन ना लगे, एक जन खड़िया है और दूसरा खड़िया ना लगे, फल का करल इकर में दुई ठूट सादरी बुझो था कि नहीं बुझो था? बुझे ना, क्यों बुझे ना? तो अगर खड़िया में एक जन छोड़ा या छोड़ी में से एक जन खड़िया है क्या, और एक जन खड़िया ना लगे, फल का करे लगी, क्या किया जाएगा? कस्टमरी लॉ बोलता है कि अगर दोनों में से एक खड़िया नहीं है तो वैसी स्थिति में लड़का जो खड़िया नहीं है वो उस जात या उस समुदाय का है जिस समुदाय का पानी खड़िया लोग पीते हैं। और के कर पानी पियन खड़िया मन, तो आप तो सब करके पिए, लेकिन आगे हमारे पुरखा मन के करके नहीं पियोत रहे। उड़ा मन कर पानी पियोत रहे, मुड़ा मन कर पियोत रहे, बुझला, ये दुई जन कर तो पियोत रहे। सादान और मुसलमान मन कर नहीं पियोत रहे, ठीक है, बहुत सारी जातियां थी, हाँ, लेकिन उरांव, मुंडा, खड़िया ये लोग एक दूसरे का पानी पीते थे। इसलिए अगर उनका पानी पीते हैं, जिनका पानी पीते हैं, उस समाज से अगर लड़का हो या लड़की हो तो टेम्पररीली उनको समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, थोड़े समय के लिए।
और उसके बाद उनको फिर विधि विधान के अनुसार, अपने नियम कानून के अनुसार वापस ले लिया जाता था। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरा कहना है अभी भी वही करना होगा। हम महाडोकलो के जितने पदाधिकारी हैं उनको कह रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट करो, कहने का अधिकार नहीं है, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि यही कीजिए आप लोग भी। एक हफ्ता पहले मैं रांची गया था, रांची नहीं एक्चुअली खूंटी गया था, तोरपा कॉलेज में हड़ताल चल रहा था तो गया था मैं वहाँ। तो बात हो रही थी, बिशप आए हुए थे, तो बोले कि सर एक बड़ा विचित्र केस आ गया है, बड़ा विचित्र केस आ गया। हम बोले क्या केस है स्वामी जी? तो बोले कि एक मुंडा अधिकारी है हम लोग का, बड़ा अधिकारी है, उसका बाल बच्चे सबके शादी लेक हो गए हैं, लेकिन वो मुंडा अधिकारी बोलता है कि अगर मैं बेटा बेटी की शादी कराऊंगा तो केवल उरांव लड़का लड़की लोग से। अब बताइए ऐसा लोग करने लगे हैं। तो हम बोले उसको बोलिए कि काहे उरावलों से, पूछे कि उरावलों से मुंडा में काहे नहीं कर रहे हो अपना बेटा बेटी? नहीं, उराव लोग होशियार होते हैं, इसलिए मेरा आने वाली पीढ़ी ज्यादा होशियार होगी, इसलिए हम उराव लड़की लाएंगे अपने घर में। ला, एकदम झूठ, बेवकूफ है, अधिकारी है लेकिन बेवकूफ है। उराव लोग होशियार नहीं होते, सबसे बेवकूफ उराव लोग होता है। उराव लोग कभी इस तरह का मीटिंग करता है नहीं। तोहरे खड़िया मन होशियार है से करते उराव छोटी के लाने की कोशिश ना करबा, और करबाए बोले रौरे मन कटिक देखबा। ठीक है, कम से कम साल भर तो समझ ले निकले दो, छिलन करे का है। ठीक है, पतिया जी का होले का होई हैं नखे देखन ले होबो करी थोड़े बताबा मोके। तो वो दूसरा नियम है कि जे कि हमार पुरखा मन लिख हैं, लेकिन छोड़ा या छोड़ी इससे न जाइत के रह के जेकर पानी के खड़िया मन नी पिए, जेकर पानी के खड़िया मन नी पिए। बहुत सारे जैसे खन बाबा एक कहते रहे तुरी मन कर नी पियोत रहे, लोहरा मन कर नी पियोत रहे। मोर किताब में लिखल है 26 मन 32 जो आदिवासी समुदाय है सकर बारे में लिखल है। तोहरे जान सकल कौन कौन आदिवासी समुदाय मन रहत रहे यहाँ आहे एखन, और सदान मन और मुसलमान उमन कर पानी के बिल्कुल नहीं पियोत। तो अगर उमन हे जेकर पानी नहीं पियोत रहे से जैत कर छोड़ा या छोड़ी से ढुकू ढुक गेलक छोड़ी होल का होई, का होई? ये कानून का है फादर कार्डन कर लिखल कानून जेके सुप्रीम कोर्ट मानेल। ये कानून कर कहे कि वैसी स्थिति में खड़िया मन वो छोड़ी के या वो छोड़ा के जन्म जन्म लगिन सदा सदा लगिन के समाज से बहिष्कृत कर देवल जाए, अपने आप हो जाए बहिष्कृत, समाज से निकल जाए। तो अगर कोई छोड़ी कोनो दूसरा गैर आदिवासी ठन गेलक होलू के कौन सजा मिली? पहला की दूसरा की तीसरा कौन वाला सजा? आखिरी वाला नहीं, वो सदा लगिन समाज से बाहर हो गया, अपने आप बाहर हो गया। और समाज से बाहर होकर मतलब अपन गोत्र के नहीं लिख सकेल, अपन माए बाप के गोत्र के नहीं लिख सकेल, कभी नहीं। वो खड़िया है को नहीं कह सके, कहे कि वो खड़िया समाज से बाहर हो गया। ये एक ठूक कानून है के जे कि हमार जमीन के बचाए सके। जे कानून हमार कस्टमरी लॉ है के, जे कानून के हमार पुरखा मन बना है, हमें नहीं बना ही, भारत सरकार नहीं बना है। यही हमार कस्टमरी लॉ है के जे कि हमार जमीन के रक्षा करी। कहे कि यही तरीका से सबसे ज्यादा हमार जमीन छीनात है, हमार बेटी बहन के ले करके उकर नाम से जमीन किनत है, और बहुत सारा केस में तू के मर्डर हो कर देता है जमीन किनल पाछे। तो यह एक कानून है कि जो हमार पुरखा मन बना है हमार जमीन के बचाए सके। यह किताब में फादर कार्डन लिखे कि बिहा होवल पाछे
अपने जैतू बढ़िया से माए बापन बिहा शादी कर दिले गह गह महमा के साथ। बिहा होवल पाछे नहियर घूरेल बोले वो बेटी के रसवा घर में ढुके के नखे। जानत रहा कि नहीं जानत रहा? वो रसवा घर में रसोई में नहीं घुस सकती है, चाहे वो अपन बाप के घर है के चाहे अपन भाई के घर है के। बेचल बेटी बेचल बहिन रसवा घर में नी ढुक सके। अपन समाज में बिहा करल पाछे तो जे खड़िया समाज अपन बेचल बेटी के अपन घर के चूल्हा चौका में ढुके के नी देल से का दूसरा समाज में चल जैसे छोड़ी के या जानी के अपन समाज में रखी कभी नहीं। और यह है खड़िया समाज के बहुत बड़का ताकत है के, बहुत बड़का ताकत है के जेके दुर्भाग्य से हमें खड़िया मन नहीं बुझे पारी। इके रौरे मन के बचाए के रखे पड़ी। उतने नहीं बहुत सारा कानून निकला है कि गोहार घर में हो नहीं ढुक सकेलू, गोहारो घर में के ढुके के नखे से करते हैं। जल्दी जल्दी बिहा हुआ कम से कम अपन बाप दादा कर घरे गोबर फेंके तो नहीं पड़ी हैं का कहल? हाँ ना हूं नहीं बोलाए ले हार गोठिया बोनी करल मैं चल रहा हूं यार। तो ये सब नियम है मेरे प्रिय बेटे बेटियों जो हमारे समुदाय को, हमारे खड़िया समुदाय को बचा सकता है, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि हम पढ़ने लिखने के बाद अपने समुदाय से दूर होते चले जा रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, 17 पेज में जो है बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा जानने की, शादी ब्याह कैसे होगा, छठी कैसे होगा, छठी अब कटिकन गुठिया दिल वह बात कह दो। छठी छुआ कर जन्म हो के 6वां दिन होते रहे और छठी के एक दिन आगे माए बाप और जितना विवाहित पुरुष है वो घर के सबके दिन भर उपवास करे पड़त रहे खड़िया मन के, ठीक है। और दोसर दिन नहाए धोवाए करके सब मने पूजा पाठ हो गया, उकर बाद में भात खात रहे, लेकिन पड़ोसी के घर के बनल, अपन घर के नहीं। वो दिन चूल्हा जला के नहीं रहे। ती सब कानून मन के हमारे पुरखा मन बना है तो कोनो तो सोच के बनाए रहे नहीं कि बेकार सोचने बनाए रहे, कुछ सोच के बनाए रहे। वो मन सोचत रहे, हमें नहीं सोची। वो मन अनपढ़ रहे से करते हैं, वो मन सोचत रहे, हमें पढ़ लिख जाए से करते सोचबे नहीं करें। गलती कहा तो माफ कर बा। यह है हमारा बहुत बड़ा कमजोरी है से करते हैं। हमारे समाज के बच्चे का है, अपन समाज के बारे जाने का है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे बेटा बेटी मन अपन समुदाय के बारे जाने की कोशिशें नहीं करें। दुनिया में कहा होते जाते, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पेरिस में कहा होते सेके जाने की कोशिश कर में कहे कि परीक्षा पास करे का है, लेकिन अपन समुदाय अपन जाइत अपन समुदाय के बारे में जाने की कोशिश नहीं करें। जी अपने घर दूरा के बारे में नहीं जाने लो, दूसरा के बारे में जान करके क्या करी से करते हैं। बेटा बेटी मन, मेरे प्रिय बेटे बेटियों, तुम्हारा ये पवित्र दायित्व है कि तुम अपने समुदाय के बारे जानो, उनकी रीति रिवाजों को जानो। यही रीति रिवाज हमारा कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ जैसे फादर कार्डोन ने लिखा है, फादर हॉफमैन की किताब इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में, उस समय के खड़िया लोगों के बारे था। अब खड़िया लोग का जीवन बहुत कुछ बदल गया है और इसलिए पूरी तरह से शायद हम उसको पालन नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। मैं जानता हूं नहीं करते हैं। जैसे सुखमुड़ खड़िया लोगों का एक बहुत ही अच्छा कानून है कि नहीं है? बहुत अच्छा कानून। तो सुखमुड़ में क्या देख रहे हैं? का देख रहे? मूड देख रहे। केकर मूड देख रहे? गोरू के, बछरू के,
ई दिन बियाह शादी में कौन खड़िया देल से बतावा तो मोके क्यों देन एखन तोहरे पैसा देवाल देखा मैं उड़ाव है को खड़िया ना लगो अगर गलती सलती कर मुहल माफ कर बा नहीं तो जाल पाछे गरिया बा मैं तो सुनबू नहीं बोले कोठो गाछ में ढला मैं जय बेंजामिन लकड़ा के मारो तू कह करके से करते एखने अगर कोनो गलती कहो तो हम बता देबा। तो ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि हमारे जीने का तरीका बदल रहा है। उस समय हमारा जीवन अग्रेरियन था, कृषि से संबंधित था और कृषि में पशुपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मैंने एक और दूसरी किताब लिखी अंग्रेजी में इसी पर आदिवासियों का की अर्थव्यवस्था। अभी जो सिमडेगा का 7 वर्षीय जुबिली मनाया गया ना, उसमें एक मैगजीन निकला है ना मेरे द्वारा, देखा है नहीं? स्मारिका, उसमें एक लेख है, सबको नहीं लिखता अपने नाम से ना लिखूं कह के किसी को मैंने लिखवा दिया है कृषि पर। हाँ, तो उसको पढ़िए, आदिवासियों का जीवन कैसे बदल रहा है, कृषि पर कैसे है। तो उस समय की आवश्यकता थी सुखमोड़, मतलब हम लोग माने बछरू देते थे या गाय देते थे, गोरू देते थे, लेकिन अब उसका कोई नहीं रह गया। इसलिए हमारे लोगों ने जो तय किया है वो अच्छा है, गलत नहीं है। हमारे नियम कानून को बदलना चाहिए, जैसे जैसे जीवन बन रहा है बदल रहा है उसी के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन उसकी आत्मा को हम ना मारें, उसके पीछे जो भाव है उसको हम ना मारें। कितनी सुंदर व्यवस्था थी। गैर आदिवासी लोग लड़की को भी लाते हैं और साथ में पैसा भी देते हैं, दहेज के रूप में देते हैं कि नहीं देते हैं? और जो कम लाती है उसको जिंदा जला देते हैं, उस लड़की को, उस बहू को। और हमारा खड़िया समुदाय देखिए, लड़की ला रहा है दाम दे के, सुखमोड़ दे करके। सुंदर व्यवस्था थी कि नहीं थी? है? इसलिए इसको रहना चाहिए, लेकिन बदले हुए परिवेश में इसको धीरे धीरे उसके तौर तरीका को हम लोग को बदलना होगा, जो कि मैं समझता हूं कि महाडोकलो इस काम के लिए, इसके लिए काम कर रहा है। मैं बधाई देने के सिवा दूसरा कुछ नहीं दे सकता हूं। हम दूसरे आदिवासी समुदाय को खड़िया लोगों से सीखना होगा, और यही बताने के लिए गैर खड़िया होकर के मैं यहां पर आया हूं कि हमको बहुत कुछ सीखना है। तो ये सब नियम कानून हैं जिनको जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। मैंने प्रयास किया है कि अपने बेटे बेटियों को कुछ बताऊं, सिखाऊं। जगह जगह जाकर के कितना भाषण दूंगा। अब तो उम्र भी धीरे धीरे ज्यादा हो रही है, बहुत देर तक बोल भी नहीं पाता हूं, नहीं तो मेरा रिकॉर्ड है एक ही बार में 7.5 घंटा तक लगातार बोला हूं मैं। लेकिन अब शायद वैसा संभव भी नहीं है, 2-3 घंटा जरूर बोल लूंगा, लेकिन ना तो उतना समय है ना उतनी ताकत है। इसलिए मैंने लिखने की कोशिश की है, और धीरे धीरे करके मैं आदिवासियों के बारे, सबसे पहले तो उनके इतिहास के बारे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि बहुत बड़ी किताब होगी, बहुत समय लगेगा, लेकिन उनकी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने लिखना शुरू किया है ताकि हमारे आदिवासी के समुदाय के लोग उसको जाने, अपने समुदाय को जाने और अपने समुदाय की विशेषताओं को जाने, अच्छाइयों को जाने, और जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में मैं किताबें लिख रहा हूं। मैंने बताया कि 2 किताबें अभी निकली हैं। एक है झारखंड के प्रमुख आदिवासी समुदाय, जिसमें खड़िया समुदाय के बारे में लिखा गया है, और पूरे के पूरे आदिवासी समुदाय का संक्षिप्त इतिहास भी इसमें है कि कब हम लोग आए, कहां से आए, कैसे यहां बसे, कैसा हमारा जीवन था, उस पर भी है ये किताब। और भारत के इतिहास लिखने वालों ने जो गलत चीजें हमको बताई है, हम आदिवासियों को अनदेखा किया है, हमारे नेताओं को, हमारे शहीद थे उनको अनदेखा किया है, इतिहास में जगह नहीं दिया है, उसको सुधारने के लिए मैंने ये किताब लिखी है, और इसका नाम है झारखंड के आदिवासी महानायक। इसमें 16 बड़े बड़े लोगों का नाम, जिंदगी दी गई है। इनको पढ़ेंगे तो शायद हम उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, वही मेरी इच्छा है। इसलिए मैं आज दोनों किताब की 100 प्रति लाया हूं, मेरी गाड़ी में है, अधिकारियों को मैं दे दूंगा, जो लोग लेना चाहें लें, फ्री में नहीं,
क्योंकि मैं अपने पेंशन से जी रहा हूं, कभी घूस नहीं लिया कि पैसा लेकर के रखा रहूं और उससे जीऊं। ठीक है, अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाया 35 बच्चों को पढ़ाने में मैंने उसको खर्च किया है। आज तक मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, अब बना रहा हूं, इसलिए कीमत तो वसूलूंगा, पैसा तो देना पड़ेगा। देना है दो, नहीं देना है मत लो। ठीक है, एक किताब का दाम 30 रुपये है, मैं इनको दे दूंगा, ये लोग रख लेंगे। आशा करता हूं कि तुम लोग पढ़ोगे और मेरी दूसरी किताबों को भी पढ़ो। बहुत सारी चीजें, 12 किताबें मैंने लिख लिया है और लिख रहा हूं, और सभी चीजें केवल आदिवासियों के जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, इन्हीं के बारे केवल लिख रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके। मैं जानता हूं मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है, जब तक जीता हूं तब तक मैं करता रहूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे काम को तुम लोगों को आगे बढ़ाना होगा और तुम सब ऐसा करोगे ही। ये मेरी शुभकामना है तुम लोगों के लिए। अपने समाज को बचाए रखने के लिए मेहनत करोगे। मेरी शुभकामना तो ये भी है मेरे बेटे बेटियों कि तुम में से सब कोई इतने बड़े बन जाओ, इतनी ऊंचाइयों को पालो जितना बड़ा मैं कभी नहीं बन पाया, जिन ऊंचाइयों को मैं कभी नहीं छू पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।